हाँ तो प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अध्याय 10 के पार्ट सेकंड के बारे में। ठीक है, पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, मौर्य साम्राज्य के पार्ट सेकंड के बारे में। और हमने पार्ट 1 में कल ये पढ़ लिया था कि धर्म प्रचारक कौन कौन थे और वो कौन कौन से देश में उन्होंने प्रचार किया, है ना। और कल हम लोगों ने लघु स्तंभ लेख और स्तंभ लेखों के बारे में भी पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलिंग युद्ध जो हुआ था, कलिंग युद्ध, उसका क्या प्रभाव पड़ा, कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, देखो अशोक जो था उसकी दो नीतियां थी, एक गृह नीति और एक विदेश नीति। उसकी दो नीतियां थी, एक तो गृह नीति और एक विदेश नीति। ध्यान रखिएगा, गृह और विदेश नीति। इनसे क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म था तो उसने अपनी गृह और विदेश नीति से बौद्ध धर्म के आदर्शों को बहुत प्रेरित किया। उससे प्रेरित भी माना जाता है अशोक को। जो है राजगद्दी पर जब वो बैठा अशोक जो है, और बैठने के बाद उसने केवल कितने युद्ध किए थे, केवल एक युद्ध किया था अपनी लाइफ में, जो कि कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस कलिंग युद्ध के नाम से उसको जाना जाता है। और उसने अपने कथन के अनुसार देखा जाए तो इस युद्ध में लगभग बताया जाता है 1 लाख लोग मारे गए थे। 1 लाख लोग मारे गए थे, कई लाख बर्बाद हुए थे, कम से कम 1.5 लाख जो है वो बंदी बनाए गए थे इस युद्ध में, कलिंग के युद्ध में। और जो आंकड़े लगाए जाते हैं कितने मारे गए, इतने बंदी बनाए गए, इतने बर्बाद हो गए, तो ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। क्योंकि अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें आपका एक शत सहस्त्र शब्द देखने को मिलता है। शत सहस्त्र ये शब्द वहां देखने को मिलता है, और इस शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो एक कहावती तौर पर किया जाता है। जो भी हो, लेकिन इससे प्रतीत ये हो जाता है कि इस युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में, भारी संख्या में नरसंहार हुआ था। और नरसंहार जब हुआ तो अशोक का हृदय जो था वो दहल गया, पिघल गया। और इस युद्ध के कारण ब्राह्मण, पुरोहित और जो बौद्ध भिक्षु थे उनको भी बहुत कष्ट झेलने पड़े। इससे क्या हुआ कि जो अशोक था बहुत गरीब व्यथा में पड़ गया, उसको पश्चाताप हुआ। और यही कारण था कि उसने दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय पाने की नीति छोड़ करके एक सांस्कृतिक विजय, कौन सी, एक सांस्कृतिक विजय, सांस्कृतिक जो विजय थी वो हासिल करने का नीति अपनाई उसने। जो है दूसरे शब्दों में हम ऐसा बोल सकते हैं कि भेरी घोष के बदले उसने धम्म घोष अपनाने लग गया वो जो है। ठीक है, अब अशोक ने क्या किया, जो कबालाई समुदाय थे, जो कबीलाई समुदाय थे और जो सीमावर्ती राज्य थे, उनको अपने आदर्शात्मक कह सकते हैं, जो उसके आदर्श विचार थे, जो उसके आदर्श विचार थे, इन आदर्श विचारों के तरीके से देखा जाए तो काफी प्रभावित किया समुदाय को। और कलिंग के जो स्वतंत्र राज्य थे उनके प्रजाजनों से कहा गया कि वे राजा को पिता के तुल्य समझ करके उसकी आज्ञा का पालन करें और उस पर विश्वास करें। और यही कारण था कि जंगल में रहने वाली जो जनजातियां थीं उनसे भी कहा गया था कि वो धम्म के मार्ग पर चलें, धम्म के मार्ग पर, धम्म का मतलब धर्म के मार्ग पर चलें। पराये देश जो थे उनमें भी मनुष्य और पशुओं के कल्याण के लिए कदम उठाए गए हैं। उन दिनों की जो सिचुएशन थी, जो स्थिति थी, उसको देखते हुए ये सर्वथा नई चीज थी उनके लिए जो है, क्योंकि उसने पश्चिम एशिया और यूनानी राज्यों में अपने शांति दूत भेजे हुए थे। और हालांकि हमें यह सोचना भी गलत है कि कलिंग युद्ध ने अशोक को नितांत शांतिवाद बना दिया। उसने, हम कह सकते हैं कि हर हालत में शांति के लिए शांति की नीति नहीं ग्रहण की, वह अपने साम्राज्य को एक सुदृढ़ करने की एक व्यवहारिक नीति पर चला था। उसने विजय के बाद कलिंग को अपने कब्जे में रखा और जो उसका साम्राज्य था खुद का, उस साम्राज्य में मिला लिया। और इस बात का तो कोई प्रमाण नहीं है कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो विशाल सेना की चली आ रही थी, विशाल सेना, उसको विघटित कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उसके द्वारा। लेकिन यहां बात करें, अगर हिस्ट्री में देखा जाए, इतिहास में देखा जाए अशोक के महत्व को, इतिहास में अशोक के महत्व पर बात की जाए, इतिहास में अशोक का क्या महत्व रहा। देखो, ऐसा कहा जाता है कि जो अशोक था उसकी जो शांतिवादी नीति थी, उस शांतिवादी नीति ने मौर्य साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। पर यह सही नहीं है,
क्योंकि इसके बिल्कुल रिवर्स देखा जाए, विपरीत देखा जाए, अशोक ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि प्राचीन विश्व के इतिहास में देखा जाए तो वो एक महान धर्म प्रचारक शासक हुआ है। अशोक जो है उसने अपनी आस्था के प्रति बड़े ही उत्साह और निष्ठा से काम किया और अपने साम्राज्य के अंदर विदेश में भी सफलता पाई उसने। अशोक ने देश में देखोगे तो जो राजनीतिक एकता थी, राजनीतिक एकता, उसको स्थापित किया अपने देश में। और पर उसने एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि, एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि, इसके सूत्र में सारे देश को बांध दिया। और उसने, अशोक ने जो है अधिकतर देखे जाए तो अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी में देखे जाते हैं, ब्राह्मी लिपि में। पर देश का एकीकरण जब किया उसने, तो उसने ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्माइक और यूनानी सभी लिपियों का सम्मान किया। उसने सहनशील धार्मिक नीति चलाई थी, हम ऐसा बोल सकते हैं। अशोक ने जो है प्रजा पर एक बौद्ध धर्म लादने की चेष्टा नहीं की। उसने जबरदस्ती ये नहीं की कि प्रजा पर धर्म, जो बौद्ध धर्म है उसको ही अपनाए, किसी के लिए जबरदस्ती नहीं थी। उसने हर संप्रदाय के लिए दान दिए, भले ही वो संप्रदाय बौद्ध धर्म का ही क्यों ना हो, या बौद्ध धर्म को मानता ही ना हो, या धर्म का विरोधी हो बौद्ध धर्म का, बट सबके धर्म के लिए उसने, सब संप्रदाय के लिए दान दिए। धर्म प्रचार के जो कार्य थे उनमें अशोक को बहुत उत्साह था और उसने साम्राज्य के दूसरे भागों में भी अपने अधिकारियों को तैनात कर दिया और इसके प्रशासन कार्य में काफी लाभ भी हुआ। और साथ ही विकसित जो गंगा के मैदान हैं और जो पिछड़े हुए दूरवर्ती प्रदेश हैं उनके बीच एक सांस्कृतिक संपर्क बढ़े। भौतिक संस्कृति में देखा जाए जो साम्राज्य के मध्यवर्ती इलाके थे उनकी काफी विशिष्टता थी। कलिंग और निचले दक्कन जो थे और उत्तरी बंगाल, इनमें भी काफी उसके महत्व की चर्चा फैली हुई थी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इतिहास में अगर अशोक के महत्व को देखा जाए तो काफी एक चरम स्तर पर था, एक चरम स्तर पर इसका महत्व रहा है अशोक का जो है इतिहास में। अगर बात करें अशोक के उत्तराधिकारियों की, जो अशोक के उत्तराधिकारी थे, अशोक के उत्तराधिकारी, ध्यान रखना, देखो पुराणों से देखा जाए, जो हमारे पुराण हैं, इन पुराणों से देखा जाए तो अशोक के बाद कुणाल जो था वो गद्दी पर बैठा था। और दिव्यावदान जो ग्रंथ है, दिव्यावदान जो ग्रंथ है उसमें कुणाल को जो है क्या कहा गया है, धर्म विवर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म विवर्धन, ठीक है। और धर्म विवर्धन उसका विरुद्ध था, किंतु अशोक के और भी पुत्र थे। अगर राजतरंगिणी में देखा जाए, राजतरंगिणी में देखा जाए तो जालौक जो था वो कश्मीर का स्वतंत्र शासक बन गया था। कौन? जालौक, वो कश्मीर का शासक बन गया, स्वतंत्र शासक। और तारानाथ जो थे, तारानाथ ने बताया कि वीरसेन जो था वो अशोक का पुत्र था। वीरसेन ये भी अशोक का पुत्र था, जो कि गांधार का शासक बना, जो कि गांधार का एक स्वतंत्र शासक बन गया। और जो कुणाल की बात हम लोगों ने यहां की, ये अंधा था, ब्लाइंड था, ये अंधा था और वो शासन कार्य में बिल्कुल असमर्थ था। जैन और बौद्ध ग्रंथों में देखा जाए तो शासन की जो बागडोर थी उसके पुत्र के हाथ में थी। उसका पुत्र कौन था कुणाल का? ध्यान रखना, इसका पुत्र था संप्रति। कुणाल के पुत्र का नाम था संप्रति। जो नागार्जुनी पहाड़ियां हैं उनकी गुफाओं में जो शिलालेख देखने को मिलते हैं उनके अनुसार ऐसा पता चलता है कि दशरथ कुणाल का पुत्र था। दशरथ कुणाल का पुत्र था। और नागार्जुनी जो गुफाएं हैं उनको दशरथ ने आजीवकों को दान में दिया हुआ था। ये जो प्रमाण हमको जो साक्ष्य मिलते हैं इनके आधार पर यह मत प्रस्तुत किया गया है कि मगध साम्राज्य को दो भागों में बांटा हुआ था, दो भागों में विभक्त किया गया था। जो दशरथ था उसका अधिकार साम्राज्य के पूर्वी भाग में था और जो संप्रति था, ये संप्रति, इसका अधिकार कहां पर था? पश्चिमी भाग में। इसका अधिकार पश्चिमी भाग में था।
और अगर विष्णु पुराण में देखें हम लोग, अगर विष्णु पुराण में देखा जाए, जो विष्णु पुराण है और आपका जो गार्गी संहिता है, विष्णु पुराण और गार्गी संहिता में देखोगे तो संप्रति और दशरथ के बाद मौर्य शासक एक था शालीशुक, उसका उल्लेख देखने को मिलता है। संप्रति और दशरथ के बाद उल्लेख जो मिलता है वो शालीशुक का मिलता है, जो कि हमें विष्णु पुराण और गार्गी संहिता बताती है। और उसे संप्रति का पुत्र यानी कि बृहस्पति भी माना जाता है, इसको संप्रति का पुत्र माना जाता है, संप्रति का पुत्र या बृहस्पति, ध्यान रखिएगा। और पुराणों में ही हम ऐसा बोल सकते हैं कि पुराणों में ही नहीं बल्कि जो आपका हर्षचरित है, जो हर्षचरित है, हर्षचरित में देखा जाए तो मगध के अंतिम सम्राट का नाम क्या था? बृहद्रथ, बृहद्रथ नाम बताया जाता है। और इसके अकॉर्डिंग, हर्षचरित के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ ही था। उसके सेनापति का नाम क्या था? पुष्यमित्र। इसके सेनापति का नाम पुष्यमित्र था और उसने हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। जो पुष्यमित्र था उसने किसकी? बृहद्रथ की हत्या कर दी और खुद सिंहासन पर बैठ गया। अब यहां थोड़ी सी बात की जाए मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में। क्या कारण थे मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण? पतन के कारण देखो, अशोक के बाद ही मौर्य साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया था और लगभग बताया जाता है कि 50 वर्ष के बाद, लगभग 50 वर्ष के बाद इस साम्राज्य का अंत हो गया था। जो आपके हरिप्रसाद शास्त्री हैं, जो हरिप्रसाद शास्त्री हैं, जो हरिप्रसाद शास्त्री हैं, उन्होंने अशोक की धार्मिक नीति को साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बताया था। और उन्होंने यह भी बताया कि अशोक की जो धार्मिक नीति थी वो बौद्धों के पक्ष में थी और ब्राह्मणों के जो विशेषाधिकार थे और जो उनकी सामाजिक श्रेष्ठता थी उसकी स्थिति पर उसका कठोर घात था, बहुत बुरा अत्याचार था उसका ये तो। और ब्राह्मणों में जो प्रतिक्रिया हुई, ब्राह्मणों में जो प्रतिक्रिया हुई जिसकी चरम सीमा, अगर जो ब्राह्मणों में जो प्रतिक्रिया हुई उसकी चरम सीमा की बात करें, जो पुष्यमित्र था, पुष्यमित्र, इस पुष्यमित्र के जो विद्रोह थे उनमें देखने को मिलती है। एक आपके हेमचंद्र राय चौधरी हुए हैं, हेमचंद्र राय चौधरी, और हेमचंद्र राय चौधरी ने बताया है कि अशोक की जो शांत प्रियता थी और जो अहिंसा की नीति थी वही साम्राज्य के पतन का कारण बनी। और कलिंग के युद्ध के बाद साम्राज्य की सेना का एक सामरिक जो उत्साह था, जो जोश था, वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। और अशोक ने युद्ध के बाद, जब जीतने की बाद जो नीति थी, युद्ध विजय की नीति थी, उसको त्याग करके धम्म विजय की नीति अपना ली। कौन सी? धम्म विजय की नीति अपना ली, धम्म विजय की नीति। और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में अशोक के, हम कह सकते हैं, जो दुर्बल उत्तराधिकारी थे उनका भी कुछ उत्तरदायित्व बताया जाता है। एक तो वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रह सकते हैं जब तक के योग्य शासकों की श्रृंखला बनी रहे। चंद्रगुप्त और अशोक पराक्रम योद्धा थे और कुशल शासक थे और वे इतने साम्राज्य की एकता को बनाए रखने में सफल भी रहे। लेकिन कुछ विद्वानों ने आर्थिक कारणों को भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बताया है। अशोक की जो दानशीलता थी, अशोक की जो दानशीलता थी, दानशीलता, उसने मौर्य अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। और जो बौद्ध मठ थे और जो भिक्षु लोग थे उनको एक प्रभुत्व मात्रा में धनराशि दान में दी जाने लगी। दिव्यावदान में देखा जाए तो अशोक के जो दान की जो कथाएं दी गई हैं उनकी पुष्टि की बात करें या जो बौद्ध अनुश्रुतियां हैं उनसे भी इसके बारे में पता चलता है। एक आपकी रोमिला थापर हुई थी, रोमिला थापर, और रोमिला थापर ने कौशांबी के मत का उल्लेख किया है। किसका? कौशांबी के मत का। कौशांबी का जो मत है उसका उल्लेख किया है कि उत्तरकालीन जो मौर्य थे उनमें राज्यकाल में अर्थव्यवस्था जो थी वो संकटग्रस्त हो गई थी, अस्त व्यवस्था हो गई थी।
रोमिला थापर ने और भी कई कारण बताए हैं। उनका यह विवेचन मुख्य रूप से मौर्य युगीन प्रशासनिक व्यवस्था की एक विशेषता पर आधारित है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने शासन में केंद्रीकरण की प्रधानता का उल्लेख किया है। शासन में, ध्यान रखना, काय का उल्लेख किया है? शासन में केंद्रीकरण की प्रधानता, शासन में केंद्रीकरण की प्रधानता का उल्लेख किया है। दूसरी चीज, और ऐसे शासन के लिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है कि शासक काफी योग्य होना चाहिए। और केंद्र का जो शिथिल शासन है, अगर वो कमजोर पड़ना है, ये तो स्वाभाविक बात है कि कमजोर पड़ेगा ही पड़ेगा जब योग्य शासक नहीं होगा। और अशोक की मृत्यु के बाद देख लो, विशेष करके जब साम्राज्य का विभाजन हो गया तो केंद्र का नियंत्रण क्या है कि शिथिल हो गया, और प्रांत जो थे, प्रांत साम्राज्य जो थे वो पृथक होने लग गए। तो विशेष कारण रहे इसके मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण के। ठीक है, अगर यहां बात करें हम थोड़ी सी, जो मौर्य साम्राज्य था, जो मौर्य शासन था, उसका क्या महत्व था? मौर्य शासन का महत्व, मौर्य शासन का महत्व देखो, हमारे जो हिंदू विधि ग्रंथ हैं उनमें ये चीज बार बार कही जाती है कि राजा को धर्मशास्त्र में जो बताई वाले नियम हैं, देश में जो आचार विचार प्रचलित हैं, उनके अनुसार ही शासन करना चाहिए। जो कौटिल्य थे, जो कौटिल्य थे, कौटिल्य ने जो है राजा को सलाह दी है कि जब वर्णाश्रम धर्म, क्या चीज? वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, ये क्या होता है? वर्ण और आश्रम पर आधारित समाज व्यवस्था। जो वर्णाश्रम धर्म था वो लुप्त होने लगे तो राजा को धर्म की स्थापना करनी चाहिए। और कौटिल्य ने तो ये भी कहा है कि राजा को धर्म प्रवर्तक, क्या चीज? धर्म प्रवर्तक, धर्म प्रवर्तक यानी कि सामाजिक व्यवस्था का संचालन कहा है राजा को जो है। और अशोक ने तो अपने लेखों में बताया भी है कि राजा को आदेश और दूसरे आदेशों से ऊपर रखा गया है। और अशोक ने तो धर्म का प्रवर्तन किया, उसके जो मूल तत्व थे उनको सारे देश में, पूरे देश में समझाने और स्थापित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी की। और जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र को देखा जाए तो अपने वंश में रखने के लिए राज्य को एक विशाल अधिकारी वर्ग रखना पड़ता था। और अपने एंशियंट हिस्ट्री में देख लो, प्राचीन इतिहास में देख लो, किसी भी दूसरे काल में हम इतने सारे अधिकारियों को नहीं पाते जितने कि मौर्य काल में देखने को मिल जाते हैं। यानी कि मौर्य शासन का महत्व भी ठीक ठाक रहा, लेकिन जो कमजोर अयोग्य जो शासक थे उनकी वजह से इसका पतन होना संभव हो गया। अगर यहां बात करें हम थोड़ी सी प्रांतीय सुशासन की, प्रांतीय प्रशासन की बात करें, प्रांतीय प्रशासन की बात करें, देखो केंद्र जो था यह प्रांतों में बटा हुआ था, केंद्र प्रांतों में बटा हुआ था। और प्रांतों का प्रशासन जो था, जो एक तरीके से कह सकते हैं वायसराय के तरीके से अधिकारी इसमें हुआ करता था। और ये अधिकारी राजवंश के हुआ करते थे। प्रांतों में जो अधिकारी हुआ करते थे वो राजवंश के ही हुआ करते थे, राजवंश के। और अशोक के अभिलेख में इनको राजवंश के जो अधिकारी हुआ करते थे इनको कुमार कहा गया है। क्या कहा गया है? कुमार। हम एक और नाम ले सकते हैं इसके लिए, आर्यपुत्र। आर्यपुत्र भी इनको कहा जाता था, जो राजवंश के अधिकारी हुआ करते थे। और अशोक के समय में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रांतों का? 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। अब वो 5 प्रांत कौन से थे? एक तो आपका यहां डाल लीजिए प्रांत, और इधर डाल दीजिए उसकी राजधानी, राजधानी। देखो प्रांत में उत्तरापथ, जो उत्तरापथ था उसकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला। और दूसरा जो प्रांत था वो था हमारा दक्षिणापथ। क्या था? दक्षिणापथ। और दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। क्या थी? सुवर्णगिरी। और जो तीसरा प्रांत था वो था अवंती राष्ट्र। क्या था?
अवंती राष्ट्र, और अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। उज्जैनी। और एक था प्रांत प्राशी, क्या था? प्राशी। प्राची को हम बोल सकते हैं पूर्वी प्रदेश, ठीक है, प्राची या फिर पूर्वी प्रदेश। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, क्या थी? पाटलिपुत्र। और पांचवा प्रांत था आपका कलिंग, और कलिंग की राजधानी सबको पता है कि तोशली थी, तोशली। ठीक है, ये 5 प्रांत थे अशोक के समय में। ठीक है, अशोक के समय में 5 प्रांतों का उल्लेख देखने को मिल जाता है। अगर यहां दूसरी बात करें हम लोग, तो मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा गया था? चक्र कहा गया था, चक्र। ठीक है, प्रांतों को चक्र कहा गया था। और इन प्रांतों के अंतर्गत काफी मंडल जो थे, मंडलों का प्रशासनिक विभाजन भी किया जाता था। और इन प्रशासनिक विभाजन पर देखोगे तो महामात्य नामक अधिकारी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? महामात्य नाम के अधिकारी, महामात्य। और इनके मंडलों की बात करें तो देखो, राजधानी और मंडलों की बात यहां कर लेते हैं। इधर मंडल डाल लीजिए आप, और इधर राजधानी डाल दीजिए। ठीक है, तो जो मंडल थे, एक समापा मंडल था, समापा। इसकी राजधानी थी तोशली के अंतर्गत ही आती थी, ध्यान रखना, तोशली के अंतर्गत इसकी राजधानी आया करती थी। और एक कौशाम्बी था मंडल, कौशाम्बी। और इस कौशाम्बी की राजधानी आती थी पाटलिपुत्र के अंतर्गत, पाटलिपुत्र में। और जो इशिला था, एक मंडल का नाम इशिला था, और इशिला की राजधानी कहां थी? सुवर्णगिरी में, सुवर्णगिरी। और एक आपका मंडल था गिरिनार, गिरनार। और गिरनार की राजधानी क्या थी? सौराष्ट्र। ये सौराष्ट्र के अंतर्गत राजधानी इसकी आया करती थी, सौराष्ट्र की। ठीक है, तो ये मंडल थे इसके। और मंडल जो थे वो जिलों में विभक्त थे। ये जो मंडल थे ये किस में विभक्त थे? जिलों में, ध्यान रखना। और जिलों में विभक्त थे, और इन जिलों को क्या कहा जाता था? आहार या फिर विषय। इनको जिलों को आहार या विषय कहा जाता था। और ये आहार या विषय या जो मंडल के जिले थे वो किसके अधीन हुआ करते थे? ये दोनों के दोनों, ध्यान रखना, ये विषयपति के अंतर्गत आया करते थे, विषयपति के अधीन रहा करते थे ये जिले। ठीक है, और जिले का शासक स्थानिक होता था। जिले का जो शासन होता था, शासक वो स्थानिक होता था। और स्थानिक के अधीन कौन आते थे? गोप आते थे, गोप, गोप। ठीक है, और जो कि पूरे 10 गांव के ऊपर शासन करता था। जो गोप होता था, ये गोप, ये 10 गांव के ऊपर शासन करता था। ये 10 गांव के ऊपर शासन किया करता था, ध्यान रखना। ठीक है, और जो स्थानिक गांव थे, जो स्थानिक गांव थे, स्थानिक गांव, स्थानिक गांव में भू राजस्व इकट्ठा किया करता था। स्थानिक जो हुआ करता था, यानी कि स्थानिक कौन? जो जिले का शासक हुआ करता था, ये गांव से क्या करता था? भू राजस्व इकट्ठा किया करता था। ये भू राजस्व लिया करता था, उसको इकट्ठा किया करता था। जबकि उसे लिखने का कार्य, जो भू राजस्व मिलता था उसको लिखने का जो कार्य था, लिखने का कार्य, ये किसका हुआ करता था? ये गोप का हुआ करता था। और उसने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा है। क्या कहा है? किसको? नगर के प्रमुख अधिकारी को, नगर अधिकारी को क्या कहा जाता था? नगर अधिकारी, इसको ध्यान रखना, इसको कहा जाता था एस्ट्रोनोमोई, एस्ट्रोनोमोई। ठीक है, और उसके अनुसार जिले का जो अधिकारी था वो एग्रोनोमोई हुआ करता था, ध्यान रखना। यानी कि जिले का अधिकारी
जिले का अधिकारी कौन हुआ करता था? एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई हमारे जिले का अधिकारी हुआ करता था। और यही एग्रोनोमोई जो है वो सड़क निर्माण का भी अधिकारी हुआ करता था। ये सड़क निर्माण का अधिकारी भी हुआ करता था। सड़क निर्माण अधिकारी। और मेगास्थनीज जो आया था, मेगास्थनीज, अगर मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो मेगास्थनीज आया उसने ऐसा बताया है कि पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन जो था वो 30 सदस्यों, कितने? 30 सदस्यों के एक समूह के द्वारा हुआ करता था। और इसकी कुल कितनी समितियां थीं? इसकी 6 समितियां थीं। इसकी टोटल 6 समितियां थीं। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य हुआ करते थे? 5 सदस्य। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। और मौर्य काल में तो गुप्तचरों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि गुप्तचरों को जो गूढ़ पुरुष होते हैं या जो उनके अधिकारी हुआ करते हैं उनको सर्प महामात्य कहा गया है। ध्यान रखना, जो गुप्तचर होते थे, जो गुप्तचर होते थे उनको ध्यान रखना, गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष और इनके जो अधिकारी हुआ करते थे, अधिकारी, उनको क्या कहा गया है? अधिकारियों को, यह भी ध्यान रखना, सर्प महामात्य। सर्प महामात्य कहा गया है। और अर्थशास्त्र जो है आपका, जो आपका अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचर बताए गए हैं। 2 प्रकार के गुप्तचर बताए गए हैं। अब वो 2 प्रकार के गुप्तचर कौन से थे? तो वो ध्यान रखना, ये 2 प्रकार के गुप्तचर मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। पहला था संस्था और दूसरा था संचरा। अगर यहां संस्था की बात करें तो संस्था में जो ऐसे गुप्तचर हुआ करते थे जो कि संस्थाओं से संस्थाएं जो होती है उनमें संगठित होकर के कार्य किया करते थे। और जो संचरा थी इसमें भ्रमणशील गुप्तचर हुआ करते थे, यानी कि घूमने वाले, और इसमें संगठित होकर के करने वाले। ठीक है, ये आपके 2 प्रकार के थे। और सबसे उच्च न्यायालय जो होता था वो राजा का न्यायालय हुआ करता था। यहां न्यायालय भी 2 प्रकार के हुआ करते थे, ध्यान रखना। न्यायालय नंबर 1 की बात करें तो वो था धर्मस्थीय न्यायालय। धर्म स्थीय न्यायालय। और जो धर्म स्थीय न्यायालय हुआ करता था उसको हम दीवानी न्यायालय भी बोलते हैं। दीवानी न्यायालय भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जो दीवानी मामले हैं उनसे संबंधित न्यायालय हमारा दीवानी न्यायालय कहलाता था। और इस न्यायाधीश को धर्मस्थ कहा जाता था। इस न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? धर्मस्थ या फिर व्यवहारिक, या फिर व्यवहारिक। दूसरी बात, जो दूसरा था वो कौन सा था? कंटक शोधन। कंटक शोधक, इसको एक शब्द में हम फौजदारी न्यायालय भी बोल सकते हैं। ठीक है, फौजदारी न्यायालय। और जो फौजदारी न्यायालय था, जो व्यक्ति और राज्य के बीच जो विवाद हुआ करते थे इनका निपटारा इस फौजदारी न्यायालय में होता था। और इस न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसको प्रतिष्ठा कहते थे। जो इसका न्यायाधीश हुआ करता था, न्यायाधीश, इसको क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, प्रतिष्ठा। इसको प्रतिष्ठा कहा जाता है। और अशोक के समय में जनपद का मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करता था? रज्जुक। रज्जुक जो था वो प्रमुख न्यायाधीश था। प्रमुख न्यायाधीश। ठीक है, और नगर का जो मुख्य न्यायाधीश था उसको व्यवहारिक कहते थे। उसको व्यवहारिक कहते थे। किसको?
नगर के प्रमुख न्यायाधीश को। ठीक है। हाँ, और देखो राज्य जो था, राज्य में क्या था, भूमि पर जो खेती होती थी उससे जो आय प्राप्त होती थी उस आय को क्या कहा जाता था, ध्यान रखना, खेती से प्राप्त आय, इस आय को सीता कहा जाता था, सीता। ठीक है, जो कि भूमि पर जो खेती होती थी और उस खेती से जो आय प्राप्त होती थी उसको सीता कहा जाता था। ठीक है। दूसरी बात, अब ये ध्यान रखना कि जो मौर्य काल था उसमें स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले जो किसान थे उनसे जो आय प्राप्त होती थी, किसानों से, जो किसान थे उनसे जो आय प्राप्त होती थी वो, उसकी मात्रा की बात करें, वो 1/6 भाग से लेकर के और 1/4 भाग तक प्राप्त होती थी, उतना भाग उसका फिक्स था। और जो मेगास्थनीज आया, मेगास्थनीज की हम लोग बात कर रहे थे अभी, तो मेगास्थनीज जो आया था उसने सैन्य प्रशासन का वर्णन किया है और उसने ये बताया है कि सैनिकों के लिए एक पृथक विभाग था, एक अलग विभाग था, और उसमें कितने सदस्य हुआ करते थे, 30 सदस्य हुआ करते थे। कितने, 30 सदस्य। और ये 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में बटे हुए थे। कितनी समितियों में, 6 समितियों में। और इन 6 समितियों की बात करें, जो पहली समिति थी, पहली समिति, इसमें जल सेना की व्यवस्था थी, इसमें जल सेना हुआ करती थी। अगर दूसरी समिति की बात करें तो ध्यान रखना, इसमें सामग्री, यातायात, रसद, इनकी व्यवस्था हुआ करती थी। किसकी, यातायात या जो रसद हुआ करती थी, या फिर सामग्री वगैरह जाया करती थी जो युद्ध के लिए। अगर तीसरी समिति की बात करें, जो तीसरी समिति थी, इसमें क्या था कि पैदल सैनिकों की देखरेख किया करती थी। ये पैदल जो सैनिक हुआ करते थे, पैदल सैनिकों की ये देखरेख किया करती थी। ठीक है। अब बात करें यहां पे चौथी समिति की। हम अभी बात कर रहे थे चौथी समिति के बारे में, है ना। जो चौथी समिति है, अगर चौथी समिति का कार्य देखा जाए तो ध्यान रखना, जो चौथी समिति थी उसका काम यह था, जो अश्वारोही जो सेना थी, जो घोड़ों पर सवार सेना थी, उसकी व्यवस्था करना, उसकी देखरेख करना। किसकी, अश्वारोहियों की। ठीक है, अश्वारोहियों की देखरेख। और जो पांचवी समिति थी, जो पांचवी समिति थी, तो इस पांचवी समिति का कार्य यह था कि जो हाथियों की सेना है, जो गज सेना है, जो हाथियों की सेना है, जो गज सेना है, उसकी व्यवस्था करना। ठीक है। और जो लास्ट आपकी एक छठवीं समिति और थी, और छठवीं समिति में क्या था, ध्यान रखना, जो छठवीं समिति थी, जो रथों की सेना थी, रथ सेना, ठीक है, उसकी देखरेख करना, उसकी व्यवस्था करना। ये आपकी 6 समितियां थी। ठीक है। और इन प्रत्येक समितियों में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है। आगे ध्यान रखना, जो सेनापति होता था, जो सेनापति होता था, ध्यान रखना, सेनापति, ये सेनापति कौन था, ये युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। ये युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी हुआ करता था, ध्यान रखना, युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी। ठीक है। दूसरी बात, और इसे क्या था, जब वेतन मिलता था, इस प्रधान सेनापति को जो वेतन मिलता था, इसके वेतन की बात करें तो ध्यान रखना, इसका जो वेतन था वो 48,000 पौंड मिलता था वार्षिक वेतन के रूप में। कितना, 48,000 पौंड, ये उस समय की इकाई थी। ठीक है। तो ये वार्षिक वेतन था इसका, प्रत्येक वर्ष इसको 48,000 पौंड मिला करते थे वेतन में। ठीक है। दूसरी बात, और युद्ध क्षेत्र में जो सेना थी उसका संचालन करने वाला जो अधिकारी हुआ करता था, संचालन करने वाला जो अधिकारी, संचालन अधिकारी, सेना का
संचालन जो अधिकारी था वो कौन होता था? वो था नायक। क्या था? नायक। ध्यान रखिएगा, नायक। ठीक है। और मौर्य युग में तो ये था कि जो गणिका और जो वेश्याएं थीं उनका भी उल्लेख मिलता है। किसका? जो गणिका और जो वेश्या, उनका भी मौर्य काल में उल्लेख देखने को मिलता है। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली जो स्त्रियां थीं वो क्या कहलाती थी? ध्यान रखना, यानी कि खुले में, यानी कि जो अपना शरीर है उसको बेचना, उसके साथ मतलब कि व्यापार करना, वैश्यावृत्ति जो होती है। तो जो ऐसी स्त्रियां थी उनको रूपजीवा बोला जाता था। रूपजीवा। ठीक है, रूपजीवा। और राज्य की भूमि की जो व्यवस्था थी, राज्य की भूमि की व्यवस्था वो क्या कहलाती थी? किसके द्वारा होती थी? सीताध्यक्ष के द्वारा। सीताध्यक्ष के द्वारा। और मैंने बताया था अभी आपको कि जो कर था, राजस्व कर, खेती वाला, उसको सीता बोलते थे। और ये किसके द्वारा होता था? सीताध्यक्ष के द्वारा। और जो आय थी, मैंने बताया कि जो कौटिल्य था, इसकी जो आय थी, कौटिल्य ने बताया है उसको सीता बोला गया है। ठीक है। दूसरी बात, राज्य की ओर से सिंचाई का जो समुचित प्रबंध हुआ करता था। एक तो जो राज्य था वहां से सिंचाई के लिए किसानों को, कृषि लोगों को समुचित प्रबंध मिलता था। और जो प्रबंध मिलता था सिंचाई के लिए, सिंचाई प्रबंध, खेती के लिए जो सिंचाई प्रबंध मिलता था, उस प्रबंध को क्या बोला गया है? यहां पे ध्यान रखना, सेतुबंध। क्या चीज? सेतुबंध। ठीक है, सेतुबंध। दूसरी बात, और इसके समय में, मौर्य युग में, ध्यान रखना, काफी उद्योग धंधे भी प्रचलित थे। काफी उद्योग धंधे भी प्रचलित थे। और इस समय का जो सबसे मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? सूत कातना। क्या था? सूत कातना। और दूसरा क्या था? बुनना, कपड़े बुनना या बुनाई करना। ठीक है, ये मुख्य उद्योग थे उस समय के। बंग का जो मलमल था विश्वविख्यात था उस समय का, बंग का मलमल जो था। और कौटिल्य ने तो, जो कौटिल्य था उसने चीन पट्ट का भी उल्लेख किया है। उसने चीन पट्ट का भी उल्लेख किया है। और ये रेशम जो था, चीन पट्ट को रेशम बोलते हैं, जो रेशम था, रेशम, ये कहां से आता था? ये चीन से आया करता था, चीन से आयात हुआ करता था इसका, रेशम का। और व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य के द्वारा विभाग की स्थापना की गई थी। विभाग की स्थापना की गई थी। और इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, किसका सर्वोच्च अधिकारी? व्यापार पर नियंत्रण रखने का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसकी स्थापना की गई। और जो सर्वोच्च अधिकारी था उसको हम काय के नाम से जानते हैं? पणयाध्यक्ष के नाम से। पणयाध्यक्ष के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है। दूसरी बात, आहत सिक्के के ऊपर, यहां पे जो आहत सिक्के यहां चलते थे, आहत सिक्के, और इन आहत सिक्कों के ऊपर ध्यान रखना, सूर्य, चंद्रमा, पीपल, मयूर, ये तो इनका राष्ट्रीय पक्षी था, बैल और सर्प, ये सब इन पे गुदवाए जाते थे, खुदवाए जाते थे। और इन्हें आहत सिक्के कहा गया। ठीक है, या पंच मार्क्ड कॉइन्स हम बोल सकते हैं। और जो मौर्यों की जो राजकीय मुद्रा थी, मौर्यों की जो राजकीय मुद्रा थी, मैंने भी आपको बताया था, राजकीय मुद्रा वो क्या थी? वो पण थी, पण। ठीक है। और ये 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था। कितने? 3/4 के बराबर तोले का जो बराबर का चांदी का सिक्का होता उसके बराबर थी। और अधिकारियों को वेतन जो मिलता था वो देने में इसी का प्रयोग होता था। ठीक है। अब यहां थोड़ी सी बात कर लें हम लोग काय की, जो यहां मैंने व्यापार की बात की, व्यापार अध्यक्ष की बात की, तो यहां पे व्यापारी मार्ग कैसे थे? व्यापारिक मार्ग, यहां व्यापारिक मार्ग कैसे थे, उनका किस तरीके से प्रयोग लोग किया करते थे। ठीक है। जो व्यापारिक मार्ग थे, मौर्य युग में 4 प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे। कितने? 4। अगर पहले मार्ग की बात करें, पहला मार्ग तो वो था पाटलिपुत्र से लेकर के, ध्यान रखना, पाटलिपुत्र से पुरुषपुर, ताम्रलिप्ति यानी कि तामलुक और पश्चिम बंगाल। ठीक है।
कहां तक? पाटलिपुत्र से पुरुषपुर तक। और पुरुषपुर कहां पर है आपका? ताम्र लिप्ति भी बोल सकते हैं, या फिर तामलुक या पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, तो वहां तक का संपूर्ण महत्वपूर्ण मार्ग था, और इस पथ को क्या कहा गया था? उत्तरापथ। इस पथ को उत्तरापथ कहा जाता था। अगर यहीं मैं दूसरे मार्ग की बात करूं, जो दूसरा मार्ग था वो कौन सा था? पश्चिम में पाटल से लेकर के, पश्चिम में पाटल है और वहां से पूर्व दिशा में कौशांबी। कौशांबी की हम बात करें यहां पे थोड़ा सा कर सकते हैं हम लोग, काहे की ध्यान रखना उत्तरापथ की, उत्तरापथ से चिपका हुआ था उत्तरापथ, यहां तक का दूसरा मार्ग था। और जो तीसरा मार्ग था मौर्य युग का, तीसरे मार्ग की ध्यान रखना, उत्तर में बात करें हम तो श्रावस्ती से लेकर के, श्रावस्ती से लेकर के और प्रतिष्ठान तक। कहां तक? प्रतिष्ठान तक, जो कि दक्षिण में है, प्रतिष्ठान तक। अगर यहीं मैं चौथे मार्ग की बात करूं, चौथा मार्ग व्यापारिक मार्ग, ये जो भड़ौच है, भड़ौच कहां पर है? पश्चिमी तट पर। ठीक है, और यहां से मथुरा तक। कहां तक? मथुरा तक। और इसी मार्ग में मथुरा वाले मार्ग में यहां पे उज्जैनी भी पड़ती थी, उज्जैनी भी यहीं पड़ती थी। ठीक है, ये तो थी इनकी व्यापारिक मार्गों की। ठीक है, अगर यहां मैं बात करूं आपसे इनकी मुद्रा प्रणाली के बारे में, यहां बात की जाए मुद्रा प्रणाली के बारे में, मुद्रा प्रणाली, देखो मौर्य काल तक मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, और इसका जो अध्यक्ष था, जो नियंत्रक था मुद्रा का, जो राज की टकसाल होती थी, जो मुद्रा व्यवस्था थी, उसका जो अध्यक्ष था वो लक्षणाध्यक्ष हुआ करता था। कौन? लक्षणाध्यक्ष। ये कौन था? ध्यान रखना, राज की टकसाल का नियंत्रक, राजकीय टकसाल का नियंत्रक। ठीक है, और मुद्रा के निर्माण और संचालन पर राज्य का एकाधिकार पूरे तरीके से था, लेकिन इस समय में निश्चित सिक्के नहीं मिले हैं और जिन्हें एक प्रमाणिक तौर से मौर्य शासकों का माना जा सके। हालांकि आहत सिक्के जो थे मौर्य काल के जो स्थल हैं वहां से बड़ी संख्या में मिले हैं, और जिनसे सिक्कों के प्रचलन की पुष्टि हम लोग कर सकते हैं, आंकड़ा लगा सकते हैं। और अर्थशास्त्र जो है आप लोगों का, अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र है उससे भी विस्तृत मुद्रा प्रणाली की चर्चा की गई है अर्थशास्त्र में। यहां पे अर्थशास्त्र में बताया गया कि बहुत अलग अलग प्रकार के सिक्के, पर्ण, सुवर्ण, करसापड़, माशक, काकड़ी, अर्ध काकड़ी, इनका उल्लेख देखने को मिलता है। और एक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो चांदी के, तांबे के जो सिक्के होते हैं उनका ही उल्लेख देखने को मिलता है अर्थव्यवस्था में। चांदी के सिक्के 4 प्रकार के थे। चांदी के सिक्के जो थे वो 4 प्रकार के थे। 4 प्रकार कौन कौन से? ध्यान रखना, पर्ण, अर्धपर्ण और पाद और अष्टभाग, और अष्टभाग, यानी कि पर्ण, अर्धपर्ण और पाद और अष्टभाग, ये 4 तरीके के थे। तांबे के जो सिक्के थे, तांबे के सिक्के वो भी मेनली 4 प्रकार के थे। तांबे के सिक्के वो भी 4 प्रकार के थे। एक तो आपके माशक, दूसरा अर्धमाशक, और तीसरे की बात करें तो काकड़ी, और चौथे की बात करें तो अर्ध काकड़ी। ठीक है, यहीं अगर थोड़ी सी बात की जाए स्वर्ण सिक्के, जो स्वर्ण सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था? निष्क और स्वर्ण कहा जाता था, निष्क या फिर सुवर्ण। ठीक है, जो चांदी के सिक्के थे मैंने बता दिया, तांबे के भी मैंने बता दिया। यहां बात करें मौर्यकाल की कला के बारे में, मौर्यकालीन कला के बारे में यहां बात करें,
ठीक है, ध्यान रखना इस मौर्य काल में, ध्यान रखना इस युग में कला के दो रूप देखने को मिलते हैं। कितने? दो रूप देखने को मिलते हैं। एक तो राजत्छको, जो राजत्छको था, यानी कि राजत्छको, ये जो राजत्छको जो था इसके द्वारा निर्मित कला थी, जो कि मौर्य प्रसाद और अशोक स्तंभों में देखने को मिलती है। और दूसरा वह रूप जो कि परखम के जो यक्ष थे, या दीदरगंज की जो चामर गृहिणी है, या जो बेशनगर की यक्षिणी है, वहां देखने को मिलती है। और इस कला को, इनकी जो कला थी उसको क्या कहा गया? लोक कला कहा गया। लोक कला कहा गया। राजसभा में या राजसभा से रिलेटेड जितने भी कला थी उनकी प्रेरणा का स्रोत स्वयं सम्राट हुआ करता था, स्वयं राजा। ठीक है, अगर यहां राजकीय कला की थोड़ी सी बात अभी हुई, अगर राजकीय कला की बात करें, राजकीय कला के बारे में, तो ध्यान रखना राजकीय कला का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? चंद्रगुप्त का प्रसाद, जिसका विशद वर्णन देखने को मिलता है। किसने किया है? एरियन ने इसका विवरण दिया है, उसका उल्लेख किया है। और इसी एरियन के द्वारा राजप्रसाद की जो शान शौकत थी उसका मुकाबला न तो सूसा और न ही एक वेतना कर सकते थे, दोनों में से कोई नहीं कर सकता था। और ये प्रसाद माना जाता है कि वर्तमान पटना के निकट जो कुम्भरहार गांव है वहां पे है, उसके पास में। और जब कुम्भरहार गांव की खुदाई हुई थी तो इसमें प्रसाद के जो सभा भवन थे उसके अवशेष मिल जाते हैं वहां से। और उस अवशेष में भी जो प्रसाद था उसकी एक विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। लगभग समय की बात है सन 1914-15 की, जब 1914-15 की जब खुदाई हुई थी, और 1951 की जो खुदाई हुई थी, 1951 की जो खुदाई हुई थी, तो उसमें टोटल मिलाकर के 40, कितने? 40 पाषाण स्तंभ निकले थे। टोटल 40 पाषाण स्तंभ, ध्यान रखना, जो कि इस समय भग्न दशा में है। और इस सभा भवन का फर्श जो था और जो छत थी वो लकड़ी के बने हुए मिले थे। और भवन की लंबाई बताई जाती है, ध्यान रखना, जो भवन मिला है वहां से, उस भवन की लंबाई बताई जाती है 140 फुट, लंबाई 140 फुट। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो होती है वो 100 फुट बताई जाती है, 120 फुट। ठीक है, और भवन के जो स्तंभ हैं वो बलुआ पत्थर के बने हुए थे, उनमें चमकदार पॉलिश की गई थी। जो फायान आया था आपका, फायान, उसने बताया है कि प्रसाद जो था मानव कृति नहीं है बल्कि देवों ने बनाया है इसको, जो है। और जो मेगस्थनीज आया, मेगस्थनीज ने तो यह बताया है कि जो पाटलिपुत्र, सोन और गंगा इनके संगम पर बसा हुआ है। जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र, ये कहां बसा हुआ है? जो हमारा गंगा और सोन का संगम है, गंगा और सोन का संगम। ठीक है, ये दो नदियां बह रही है मान लीजिए, और यहां संगम है, संगम, तो यहीं पे ये पाटलिपुत्र बसा हुआ है। और नगर की जो लंबाई बताई जाती है, नगर की जो लंबाई बताई जाती है, ध्यान रखना, 9/1 मील और चौड़ाई 1/2 इसकी चौड़ाई बताई जाती है। नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार बनी हुई थी, जिसके बीच बीच में देखोगे तो तीर चलाने के लिए छेद बने हुए थे। और दीवार के चारों ओर एक खाई थी जो कि 60 फुट गहरी थी। कितनी? 60 फुट गहरी थी जो खाई थी, और 600 फुट चौड़ी थी, 600 फुट चौड़ी थी, ध्यान रखना। और नगर में आने जाने के लिए कितने द्वार थे? 64 द्वार थे, नगर में आने जाने के लिए 64 द्वार। और दीवारों पर बहुत से बुर्ज थे, और उन बुर्जों की संख्या कितनी थी? बुर्ज की संख्या बताई जाती है 570। और मौर्य काल के सर्वोत्तम कह सकते नमूने, या फिर अशोक के जो एकाश्मक स्तंभ हैं, जो कि उसके धम्म प्रचार के लिए देश के अलग अलग भागों में स्थापित किए गए थे। और इनकी संख्या लगभग बताई जाती है 20 संख्या है इसकी। और ये चुनार जो कि बनारस के पास में है, यहाँ के बलुआ पत्थर जो थे वहां से उसके बने हुए थे। लाट की ऊंचाई देख लोगे, लाट जो थी उसकी 40 से 50 फुट लंबाई है, 40 से 50 फुट। चुनार की खानों से पत्थर को काट करके निकालना, शिल्पकला, इन सब में जो एकाश्मक खंभ थे उनको काट करके, तराश करके वर्तमान रूप दिया गया। और इन स्तंभों को देश के अलग अलग भागों में पहुंचाना, शिल्पकला, इंजीनियरिंग, इन सब का कौशल अनोखा उदाहरण है यहाँ के लिए देखा जाए तो।
और ये जो स्तंभ थे, जो मैं स्तंभों की बात कर रहा हूं अभी आपसे, स्तंभ, इनके दो मुख्य भाग थे, दो भाग। कौन कौन से? नंबर 1 स्तंभ यष्टि, और दूसरे की बात करें तो शीर्ष भाग। कौन सा? शीर्ष भाग। शीर्ष भाग के जो मुख्य अंश थे वो घंटा, जो कि अखमीनी स्तंभों के आधार के घंटे से मिलता जुलता था बिल्कुल। भारतीय विद्वान तो इसे अवांगमुखी कमल कहते हैं, और इसके ऊपर गोल अंड या चौकी बनी हुई है, और कुछ चौकियों पर तो 4 पशु और 4 छोटे छोटे चक्र बने हुए हैं, जैसे कि आपका जो सारनाथ का स्तंभ है उसके शीर्ष की चौकी पर जो बना हुआ है। और कुछ पर हंस की पंक्तियां बनी हुई हैं। थोड़ी सी यहां सार स्तंभ के बारे में बात कर लेते हैं, सारनाथ के स्तंभ के बारे में। सारनाथ स्तंभ, ध्यान रखना, सारनाथ में जो शेर बैठे हुए हैं, जो सिंह बैठे हुए हैं, उनके नीचे 4 पशु दौड़ती हुई मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि आपके कौन कौन से हैं? एक तो बैल है, बैल, और एक आपका घोड़ा है, हाथी है, और सिंह यानी कि शेर है। ठीक है, और बीच में एक चक्र बना हुआ है, चक्र। ठीक है, और कुल 4 पशु हैं, और एक चौकी, चक्र चौकी जो है उसको आवृत्ति किए हुए है, और प्रत्येक चक्र में ध्यान रखना 24 तीलियां हैं, 24 आरे हैं। ठीक है, और ये चारों पशु 4 दिक्पाल प्रतीत होते हैं। जो 4 पशु हैं, 4 पशु, इनको क्या बताया जाता है? ध्यान रखना, इनको दिक्पाल बताया जाता है। क्या बताया जाता है? दिक्पाल। ठीक है, दिक्पाल बताया जाता है, लिख लीजिए इसको भी, दिक्पाल। और इसी कला परंपरा को दीर्घ निकाय में क्या कहा गया है? चक्र रत्न कहा गया है, चक्र रत्न कहा गया है। और चौकी के ऊपर 4 शेर जो बैठे हैं वो 4 दिशाओं में मुंह करके बैठे हैं, कुकड़ू टाइप से, कुकड़ू टाइप से बैठे हैं, जो कि सम्राट अशोक की शक्ति को इंगित करते हैं। और सारनाथ के शीर्ष पर देख लो, स्तंभ पर 32 आरे हैं। और 32 आरे कैसे हैं? 32 आरों का एक चक्र बना हुआ है, और एक खंडित अवस्था में है, ये खंडित अवस्था में है, और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अब यहां थोड़ी सी बात कर लें जो हमारे ईरानी स्तंभ थे, ईरानी स्तंभ और जो मौर्य स्तंभ थे, मौर्य स्तंभ, इनके बीच भेद क्या था? ठीक है, देखो स्तंभों की विशेषता की बात कर लें सबसे पहले तो, विशेषता के बारे में। देखो सारनाथ स्तंभ जो है चमकीली पॉलिश है, उसकी घंटाकृति है, शीर्ष भाग में पशु की आकृति है। उसके कारण क्या है कि पाश्चात्य विद्वानों ने इसके लिए मत व्यक्त किया है कि कला को प्रेरणा जो है अखमीनी ईरान से मिली थी। और चौकी पर हंसों की उकेरी गई जो आकृतियां हैं उन पर सज्जाओं में यूनानी प्रभाव की दिखाई देती हैं सभी की सभी। और भारतीय विद्वानों ने क्या कहा कि जो अशोक स्तंभ है इसकी कला का स्रोत भारतीय हैं, और मौर्य स्तंभ शीर्षों की जो पशु मूर्तियां हैं, सारनाथ का सिंह स्तंभ है, रामपुरवा का बैल है, और जो प्राचीन सिंधु घाटी है वहां से प्रवाहमान परंपरा के अनुकूल इसको बताया जाता है भारतीय विद्वानों के द्वारा। वासुदेव शरण अग्रवाल जो थे उन्होंने महाभारत और आप स्तंभ सूत्र से प्रमाण दिए हैं, और जिससे ये पता चलता है कि चमकीली पॉलिश उत्पन्न करने की जो कला थी वो ईरान से कहीं पहले भारत में आ चुकी थी, भारत के लोगों को ज्ञात थी वो। जो ईरानी स्तंभ थे, जो मौर्य स्तंभ थे, उनमें स्पष्ट भेद है, क्लियर भेद है उसमें, क्योंकि स्वतंत्र स्तंभों की कल्पना केवल भारतीय लोग थे और ईरानी स्तंभ नालीदार हैं, जबकि भारतीय स्तंभ सपाट माने जाते बिल्कुल सरफेस। और ईरानी स्तंभ अलग अलग पाषाण खंडों के बने हुए थे, लेकिन अशोक स्तंभ एक ही पत्थर का बना हुआ था। और स्तंभ के शीर्ष भाग को देख लो, उसको घंटा कहते हैं, लेकिन भारतीय विद्वानों के अनुसार उसे आवांगमुख कमल कहा गया है या पूर्व घट कहा गया है, जो कि बाहर की ओर लहराती हुई कमल की जो पंखुड़ियां होती हैं उनसे ढका हुआ है। मौर्य घंटा यानी कि घट पल्लव या पूर्ण घट हम बोल सकते हैं, यानी कि इसका मतलब ये होता है उसका घंटा घट पल्लव का या पूर्ण घट का कि सदृश बनाना, यानी कि खुद अपनी अवस्था में एक अचेत अवस्था में उस चीज को बनाना। ठीक है, अगर यहां मैं थोड़ी सी बात करूं स्तूप के बारे में
किसके बारे में? अगर स्तूप के बारे में थोड़ी सी बात करूं, स्तूप के बारे में, तो अशोक ने स्तूप निर्माण की जो परंपरा थी उसको भी प्रोत्साहन दिया। जो बौद्ध अनुश्रुतियां हैं उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे। सांची और भरत के स्तूपों का निर्माण तो मूल रूप से अशोक ने ही करवाया था, ध्यान रखना। अगर गुफाओं की बात करें, अशोक के समय की गुफाएं, अशोक के समय की जो गुफाएं थी, तो अशोक ने वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का प्रारंभ किया, यानी कि चट्टानों को काट करके जो कंदराएं थीं, जो गुफाएं थी, उनका निर्माण किया। गया के पास में जो 12 बर की पहाड़ियां हैं, 12 बर की पहाड़ी, ठीक है, उनमें अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सुदामा गुहा आजीवक भिक्षुओं को दान में दी थी वो। और इस गुफा में 2 कोष्ठ हैं, एक गोल व्यास का है जिसकी छत जो है अर्धवृत्त की बनी हुई है, या हम कह सकते हैं जो खरबूजा होता है ना हमारा एक, उसके आकार की, ठीक है, कटा हुआ। और दोनों कोष्ठों की भित्तियां और जो छतें हैं उनके शीश पर देखोगे जो शीशे हैं, शीशे पर जो चमक लगती है उसी की तरह पॉलिश है इस पर। और इस शैली का पूर्ण विकास महाराष्ट्र के भाजा, कन्हेरी और चार्ले चैत्यगृहों में बना हुआ है, वहीं से इसका विकास हुआ है। अशोक के 2 पुत्र, अशोक के जो पुत्र थे दशरथ, उन्होंने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीवकों को 3 गुफा प्रदान की थी, और इनमें से एक प्रसिद्ध गुफा गोपी गुफा कहलाती है। इनका विन्यास सुरंग जैसा था बिल्कुल। इनके बीच में ढोलाकार जो छत होती है, दोनों सिरों पर 2 गोल मंडप बने हुए थे, और जिनमें से एक तो गर्भगृह और दूसरे को मुख मंडप कहा गया था, ठीक है। अगर यहां दूसरी बात कर लें लोक कला के बारे में, तो देखो मौर्य कला की जो लोक कला थी उसका ज्ञान हमें काय से मिलता है? जो महाकाय यक्षी मूर्तियां थी उनके द्वारा होता है, जो कि मथुरा से पाटलिपुत्र, विदिशा, कलिंग और पश्चिम सूरपारक में पाई जाती है, ठीक है। पटना शहर में आप देखोगे दीदारगंज जो है, वहां से चामर गृहिणी यक्षी की जो मौर्य शैली है उसकी चमक देखने को मिलती है। बेसनगर से जो यक्षी प्राप्त हुआ है, बहुत ज्यादा उल्लेख उन चीजों का होता है। दूसरी बात, अगर यहां हम थोड़ी सी बात करें काय के बारे में, अगर यहां हम बात करें तो यहां अध्यक्ष बहुत ज्यादा हुए थे। ध्यान रखना, जो आपका अर्थशास्त्र है, जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में बताया गया कि यहां 27 अध्यक्ष हुआ करते थे, 27 अध्यक्ष। तो ये अध्यक्ष के नाम हम आप लोगों को नोट्स पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उनके पद और उन सब चीजों को पीडीएफ में दे देंगे हम लोग जो है, ठीक है। यहां तीर्थ बताए जाते थे, मौर्य काल के तीर्थ जो थे, उन तीर्थों की संख्या भी कितनी बताई जाती है? 18 बताई जाती है। और जो तीर्थ थे उनके जो कौन से भाग थे, क्या कार्य थे, उनका विवरण भी आपको पीडीएफ नोट्स में हम लोग दे देंगे, क्योंकि लेक्चर में समय बहुत लगेगा, ठीक है ना। केवल नाम और उनके अध्यक्ष के कार्य बताने हैं हम लोगों को, तो वो हम आपको नोट्स पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, यहां एक चीज और समझना कि जो भौतिक संस्कृति थी उसका विस्तार कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ, ठीक है। जो भौतिक संस्कृति थी, भौतिक संस्कृति, उसका विस्तार कैसे हुआ, ठीक है। और आपके जो अभिलेखों के जो खोजकर्ता थे, जिन्होंने अभी फिलहाल में जो खोज किया, उन अभिलेखों को भी आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में, और डेट, खोजकर्ता और शिलालेख का नाम क्या है, तो वो सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखो, एक और मौर्यों ने क्या किया था कि पहली बार राज्य का जो सुसंगठित, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, जो प्रशासन तंत्र था उसका निर्माण किया, जो कि साम्राज्य के केंद्रीय भाग में सक्रिय हुआ करता था। और दूसरी ओर बात करें तो उनके साम्राज्य विस्तार ने व्यापार और धर्म प्रचार के लिए द्वार खोल दिए। और ऐसा लगता है कि प्रशासकों को, जो प्रशासक लोग थे, उन्होंने व्यापारी और जैन और बौद्ध भिक्षुओं ने जो संपर्क सूत्र जोड़े थे, उनका परिणाम ये निकला कि गंगा के मैदान की जो भौतिक संस्कृति थी वो साम्राज्य के सीमांत क्षेत्रों में भी फैल गई। और जो आपके गंगा मैदान थे उनमें तो काफी नई भौतिक संस्कृति के आधार थे, जैसे कि लोहे का प्रचुर मात्रा में प्रयोग, लोहे का प्रयोग, दूसरा आहत सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में मिले थे, लेखन कला,
उत्तरी कला यानी कि मृदभांड जो पॉलिश हुआ करती थी, पॉलिशदार मृदभांड, ठीक है। और वो जिसको मैंने पहले बताया था एक बार आपको, NBPW, ठीक है। नाम से जो मिट्टी के बर्तन थे उनका भरमार मिला है, पक्की हुई ईंटें मिली है, छल्लेदार कुएं का प्रचलन मिला है, और सबसे ऊपर तो पूर्वोत्तर भारत में नगरों का उदय भी हुआ है। गंगा के मैदान में देखोगे तो भौतिक संस्कृति मौर्य कला में बड़ी ही तेजी से विकसित हुई, और दक्षिण बिहार में जो लौह अयस्क है बहुत ही आसानी से मिल जाया करता था। अतः हम कह सकते हैं कि लोहे के जो उपकरण थे इनका प्रयोग खूब हुआ। और इसी काल में जो मुठ वाली जो कुल्हाड़ी होती है, हांसिया, या जो फलों को जो फल जो होती हैं फलक, उनका प्रचलन हुआ। आरा वाला पहिया जो होता है, आरा वाला पहिया, उसका भी प्रचलन हुआ काफी इस समय पे। शस्त्र जो होते हैं उन पर तो राज्य का एकाधिकार था ही था, पर लोहे के जो दूसरे औजार थे उनका प्रयोग भी वर्ग में सीमित नहीं था बल्कि बहुत मात्रा में था। इनका इस्तेमाल निर्माण शिल्प में देख लो, गंगा के मैदान में जो साम्राज्य थे उन्होंने काफी भागों में फैला दिया उसको, और मौर्य काल में ही पूर्वोत्तर भारत में सबसे पहले पकाई हुई ईंटों का प्रयोग देखने को मिला। मेगास्थनीज जो आया था, मेगास्थनीज ने बताया है कि मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र में, जो पाटलिपुत्र थी, वहां लकड़ी के भवन जो मिले हैं वहां से उल्लेख किया जाता है उसका। और जब खुदाई हुई थी तो उससे पता चला था कि लकड़ी के जो लट्ठे हैं इनका प्रयोग बाढ़ और जो बाहरी आक्रमण थे उनसे बचाने के लिए यहां होता था, एक रक्षा बांध बनाने के लिए। तो यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं। और जो बांग्लादेश में देख लीजिए, बांग्लादेश में जहां बोगरा है, बोगरा, वहां मौर्य की जो मौर्य शासन था उस मौर्य शासन की या मौर्य वंश की जो ब्राह्मी लिपि है वहां महास्थान का अभिलेख देखा गया है। वहीं दिनाजपुर जिले का देख लो जो बनगढ़ है, वहां उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड मिले हैं। तो काफी विस्तार हुआ, और लगभग 300 ईसा पूर्व में, लगभग 300 ईसा पूर्व में बांग्लादेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और यानी कि बहुत से भाग थे जिनमें कि अभिलेख और कभी कभी उत्तरी काली जो पॉलिशदार मृदभांड होते थे उनके टुकड़े और आहत सिक्के, मुद्रा, उनके मिलने के संकेत देखने को मिले हैं। और मौर्य काल में मध्य गंगा के मैदान की संस्कृतियों के तत्वों को दूर दूर तक फैलाने की चेष्टा की गई थी। और आप लोगों ने, तो इस सब हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य में काफी कुछ सुधार हुआ, ठीक है ना। और अशोक ने युद्ध का त्याग भी किया कलिंग के युद्ध के बाद में, जिसमें नरसंहार बहुत हुआ था। सभ्यताएं बहुत फैली, कला के बारे में देखा गया, बहुत कलाएं थी, गुफाओं के बारे में यहाँ कहा जाता है। भौतिक संस्कृति का विकास हुआ इस समय पे, युद्ध की पद्धतियां अलग थीं, व्यापार के लिए अलग अलग रास्ते हुआ करते थे। तो ये हमारा मौर्य समाज बताता है, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि आप लोगों को अधिकारियों के अध्यक्षों के बारे में PDF फॉर्मेट में ऐड करके प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा 11, उसको हम कल पढ़ेंगे, जिसका नाम है मौर्योत्तर काल, ठीक है, मौर्योत्तर काल, ठीक है। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, मौर्य साम्राज्य पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए।